हेलो जी। रिकॉर्डिंग हो रही है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो मैं यही कहूंगा। यूपीएससी हिंदी के चैनल पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंसर राइटिंग की इस क्लास में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय की गहराइयों से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी तो आपका किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अप्रोचेस पे बात करी है, थिंकिंग प्रोसेस पे बात करी है, नोट्स पे बात करी है, सारी सारी चीज़ों पे बात करी। हर एक क्वेश्चन को कितनी डीप तरीके से मैंने डिस्कस किया है। फिर उसकी अप्रोचेस से कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे मेंस के नोट्स बनाने हैं, कैसे प्रीलिम्स के नोट्स को टैकल करना है, इस पे भी डिस्कस किया है। क्योंकि ये मेंस के क्वेश्चन तो यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। कंटेंट पे वर्क करते हैं, कंटेंट के हर टॉपिक को देखते हैं और कंटेंट के हर टॉपिक को देखते हुए उस टॉपिक्स पे कैसे नोट्स बनाने हैं उस पर बात करते हैं। ये पिछले कई क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन लिया, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे डिटेल में डिस्कस किया, फिर इस क्वेश्चन पे आया, फिर इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। हर क्वेश्चन को बहुत डीप में डिस्कस करते हुए हम आ रहे हैं। हर क्वेश्चन की अप्रोच देख रहे हैं और उस अप्रोच को जब भी हम करते हैं तो देखते हैं कि उस अप्रोच से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमने एक ये क्वेश्चन दिया कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पे चर्चा करें। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ जरा शुरू से। पहला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करें। तो एंशियंट इंडिया यानी आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन था, यानी प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका पूछ ली। तो उसके लिए मैंने एक अप्रोच दिखाई आपको, ये देखिए। ये अप्रोच हमने एक फॉलो करी और उस अप्रोच को बहुत डीप में डिस्कस किया, और उसको डीप में डिस्कस करने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि उस अप्रोच के बेस पे अगर और कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का तो उसको कैसे टैकल करना है, हमने ये भी देखा। फिर उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन क्या देखा, अच्छा उसके कंटेंट को देखा, उस कंटेंट पे आप लोग कैसे वर्क करेंगे ये मैंने उस क्लास में दिखाया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन यह था कि सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे, उन तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। तो सल्तनत काल के दौरान तकनीकी चेंजेस क्या किए गए, तो पहले सल्तनत काल को डायनेस्टी वाइज देखा, फिर इस अप्रोच को फॉलो किया। फिर हमने देखा कि इस अप्रोच को फॉलो करते हुए अगर कोई नई क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उनको कैसे टैकल करेंगे, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है तो उसको हम बहुत इजिली टैकल कर पाएंगे। उस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास किया और उसको टैकल करने का प्रयास किया, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमने क्या बात करी, फिर उसके बाद सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखे, फिर उनका इम्पैक्ट देखा। पहले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखे डायनेस्टी वाइज, फिर उनका क्या इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पे, उसको सोसाइटी वाइज देखा। तो इसको उसको उसके पॉइंट्स को कैसे डिवाइड किया। फिर उनके डीप कंटेंट को हमने बहुत डीप में डिस्कस किया, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट निकाला, कुछ इनरिच्ड कंटेंट निकाला जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से मैंने ये भी देखा कि इनके नोट्स कैसे बनाने हैं और ये नोट्स कैसे हमें हेल्प करेंगे एग्जाम में, और मेंस के नोट्स हम कैसे बनाएं। फिर उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन देखा कि गांधार मूर्ति कला और रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी की वह यूनानियों की। तो फिर हमने स्कल्पचर पे बात करी, मूर्ति कला पे बात करी, गांधार मूर्ति कला पे। और गांधार मूर्ति कला पे बात करते करते हमने ये देखा कि हम एंशियंट इंडिया पे यानी आर्ट एंड कल्चर पे किसी भी मूर्ति कला पे बात आ जाए तो हम इन डायमेंशंस को जरूर कवर करें। हाँ, वो अलग बात है कि जब गांधार आर्किटेक्चर की बात हो रही थी तो हमने गांधार से रिलेटेड टॉपिक्स लिखे, यानी किसी और आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स की बात होगी तो हम उससे रिलेटेड आंसर्स में अपने पॉइंट्स लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे। लेकिन पॉइंट्स यही होने चाहिए। पॉइंट्स किन किन टॉपिक्स पे होने चाहिए, हमने ये टॉपिक्स पे बात करी कि पॉइंट्स इन इन टॉपिक्स पे आने चाहिए। ये रहे हमारे आपके सामने कुछ पॉइंट। पॉइंट्स इन इन टॉपिक्स पे तो आने ही चाहिए कि हमें हेयर के बारे में सोचना है, स्किन के बारे में सोचना है, पोस्चर के बारे में सोचना है, फेशियल फीचर्स के बारे में सोचना है, एनाटॉमी के बारे में सोचना है, हेयर, क्लोथ, एक्सेसरीज, एक्सप्रेशंस, स्केल, पेडेस्टल, इन सब के बारे में तो सोचना ही सोचना है। यानी एक नई डायमेंशंस को कवर किया, एक नई डायमेंशंस पे लेके चले, एक नई नई अप्रोच को फॉलो किया। और इस नई अप्रोच को फॉलो करते हुए हमने डायमेंशंस देखे कि इन डायमेंशंस को तो अपने आंसर्स में लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए इन डायमेंशंस को तो हमें अपने आंसर्स में कवर करना ही करना है। कि ये डायमेंशंस अगर कवर होंगे तभी हमारी ये स्कल्पचर्स के नोट्स कंप्लीट होंगे। तो हमने यहाँ से नोट्स बनाने की टेक्निक सीखी। फिर हमने फिर उसके क्वेश्चंस के कंटेंट पे भी वर्क किया। ये रहा आपका उसका कंटेंट, इसको बहुत डीप में देखा। फिर अगला क्वेश्चन हमने देखा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पे चर्चा करनी थी। तो फिर हमने गुप्त काल और चोल काल का योगदान भारतीय संस्कृति परंपरा में देखना था, तो उसके लिए एक डायमेंशन निकाला। सबसे पहले इंडियन आर्ट एंड कल्चर को मैंने क्या किया, एक अप्रोच बना ली कि पहले इंडियन आर्ट एंड कल्चर में भारतीय संस्कृति में कौन कौन से पक्ष हैं, किसमें भारतीय संस्कृति में, किसमें भारतीय संस्कृति में। और जो आज का सवाल है ना, ये देखो किसकी बात कर रहा है, भारतीय समाज की, यानी भारतीय संस्कृति की कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स तो आएंगे। ये देखो, यहाँ पे भी भारतीय समाज की बात हो रही है। ठीक है, रुक जाओ, बहुत सैतानी कर रहे हो आप लोग, पढ़ नहीं रहे हो ना। ये रहा।
यानी हमने इस इंडियन आर्ट एंड कल्चर की अप्रोचेस पे पहले मैंने क्या किया कि अप्रोच ऐसी बनाई कि हमने उसमें आर्किटेक्चर देखा, स्कल्पचर, पॉटरी, पेंटिंग, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फिर इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस फॉर्म, फिर लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैलेंडर्स, कॉइन्स। फिर हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ये सारे पॉइंट्स पहले निकाल लिए माइंड में। फिर हमने देखा कि इन सब एक एक पॉइंट्स पे गुप्ता पीरियड का योगदान, चोला पीरियड का योगदान, गुप्ता पीरियड का योगदान, चोला पीरियड का योगदान, इस तरीके से काम किया। ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर में गुप्ता पीरियड का योगदान, चोला पीरियड का योगदान, स्कल्पचर में गुप्ता पीरियड का योगदान, चोला पीरियड का योगदान, पेंटिंग में गुप्ता पीरियड का योगदान, चोला पीरियड का योगदान। ऐसे करते हुए ये देखिए, ऐसे करते हुए हमने एक पूरी अप्रोच बनाई, फिर उनमें योगदान देखते हुए चले। तो इस तरीके से हमारा ये कंटेंट देखिए मैंने आपके सामने निकाल के रखा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि आप कैसे समझाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियां उस समय के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर की मूर्तियां कैसे सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो पहले सामाजिक जीवन के एस्पेक्ट्स देख लिए, सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स हमने निकाल लिए। देखो ध्यान से, पहले सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स हमने निकाल, सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने निकाल के रख दिए। आप देखो, एक्टिविटी, रिलीजन है, फेस्टिवल है, सोशल हायरार्की है, डांस फॉर्म है, आर्टिस्ट एक्सप्रेशन है, फूड है, ड्रेस क्लोथिंग है, फैमिली स्ट्रक्चर है, मैस, कुछ मैरिजेस हो गई, सोशल रिलेशंस हो गए, ऑक्यूपेशन व्यवसाय हो गए, एक्टिविटीज गतिविधियां हो गई, विवाह हो गए, सामाजिक संबंध हो गए, पारिवारिक संरचना की बात की गई, धर्म की बात, त्योहार की बात, सामाजिक पदानुक्रम, नृत्य कलाएं और साहित्यिक गतिविधियां, ड्रेसेस क्लोथिंग, उनके बारे में बहुत डीप में डिस्कस किया। और देखो ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ गए। यानी लेकिन मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सोशल लाइफ का एक स्ट्रक्चर बनाया। अब कभी भी सोशल लाइफ पे क्वेश्चन आए तो अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। कभी भी सोशल लाइफ पे क्वेश्चन आ जाए, कभी भी, समझ रहे हैं, कभी भी सोशल लाइफ पे क्वेश्चन है, आप इसको फॉलो करिए, आप इस थीम को फॉलो करिए बस। अब इन ये जो आपके सामने एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं ना, रिलीजन, फेस्टिवल, ऐसे करते हुए ये यहाँ से ये सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, बस इन पे अंदर आपके लिए कंटेंट होना चाहिए। तो अब आप इन पे नोट्स बना लीजिए। अब इन टॉपिक्स पे आप मेंस के नोट्स बना लीजिए। इन टॉपिक्स पे मेंस के नोट्स आपके एक बार बन गए, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपकी सारी बुक क्लियर हो जाएंगी। एक सेकंड बना। अब ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ऐसे आपकी सारी नोट्स कंप्लीट होते चले जाएंगे, आंसर्स लिखते चले जाओगे। फिर उसको मैंने सोशल एक्टिविटीज निकाली, फिर उनको मंदिर से लिंक करते हुए बताया कि कौन से मंदिर में कौन सी विशेषता थी जो भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थी। फिर उसको हमने डीप में डिस्कस किया। फिर अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन था, भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कला की संकल्पना में क्या योगदान दिया। तो भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारतीय स्मारकों उनकी संकल्पना को आकार देने में क्या मदद की। तो दर्शन में क्या क्या चीजें आ रही थी वो तो देखनी थी, लेकिन जो हमारी कला है उसमें दर्शन कहाँ दिख रहा है, तो उसको दिखाते हुए मैंने एक अप्रोच बनाई। फिर उसके कंटेंट पे वर्क किया। फिर जो कल का क्वेश्चन था, कल के वीडियो में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो था, भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करें। भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करें। तो यानी भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करना था, फिर भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करना था। तो भक्ति साहित्य की प्रकृति को मैंने पहले किनारे किया। क्या किया, भक्ति साहित्य की प्रकृति का पहले मैंने क्या किया, मूल्यांकन किया, किनारे करके उसका मूल्यांकन कर लिया। फिर उसको भारतीय संस्कृति को किनारे करके उसका मूल्यांकन कर लिया। एक अप्रोच बना ली, एक अप्रोच ए बना ली, एक अप्रोच बी बना ली। भक्ति साहित्य देख ली, भारतीय इंडियन सोसाइटी के सारे डायमेंशन कुछ निकाले थे, कुछ आप निकाल लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जो मैंने निकाला ये एक अप्रोच थी आपको सिखाने के लिए। इस अप्रोच पे काम करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन हमारे टैकल हो जाते हैं। तो हमने क्या किया कि भारतीय संस्कृति के डायमेंशंस निकाले और भारतीय संस्कृति के डायमेंशंस को कवर करते हुए हमने इस क्वेश्चन को टैकल करने का प्रयास किया। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इस पे बहुत डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके कंटेंट पे डिस्कशन करेंगे, इसके कंटेंट को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं वैदिक समाज में, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले हम अगर कंपोनेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो क्या अब हम इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट नहीं निकाल पाएंगे क्या? अगर अभी भी आप इंडियन सोसाइटी के कंपोनेंट नहीं निकाल पाए तो बड़ी शर्म की बात। पिछली क्लासेस अगर आपने करी हैं, क्या हम वहां पे लिटरेचर की बात कर सकते हैं एंड इपिक्स यानी महाकाव्यों की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्ण सिस्टम की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम परिवार की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम विवाह की बात कर सकते हैं? सोसाइटी में विवाह की बात हो रही है। क्या हम त्योहार की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
देखो यार, भारतीय समाज की बात हो रही है, सबसे पहले सारे कौन वो निकाल लो। पहले आप सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आपने सारे डायमेंशन निकाल लें। क्या हम फूड की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम ड्रेस की बात कर सकते हैं? भारतीय समाज में फिर ड्रेसेस, क्योंकि पिछली क्लासेस में देखो मैंने ये निकाला हुआ है चाचा। हेलो। अरे यार, बार बार तुम लोग परेशान करवा रहे हो यार, मैं बता रहा हूँ। अरे यार, कहाँ गए? सोशल लाइफ की बात हो रही, लोग रिलीजन की बात हो रही, फेस्टिवल की बात हो रही, सामाजिक डांस फॉर्म, फूड, ड्रेस एंड क्लोथिंग, फैमिली स्ट्रक्चर, मैरिज, ये सोशल लाइफ ही तो है इंडिया का। भारतीय समाज की तो बात हो रही, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो, ये हम क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के सारे वही तो लिख रहे हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या हम डांस म्यूजिक की बात नहीं कर सकते? फिलोसफी भी आ सकती है इसके अंदर तो। अच्छा, फिलोसफी आ रही है, एक और एक ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे वैदिक समाज की बात हो रही है, तो वैदिक समय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है। अच्छा, क्या इकोनॉमी की बात नहीं आ सकती? इकोनॉमी की भी बात आ गई, लो। क्या हमने ये सारे डायमेंशंस कवर कर लिए? बिल्कुल सही। अच्छा, क्या हम किसी भी रिलीजन की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं, तो पहले हम वैदिक समाज की मुख्य विशेषताएं देखेंगे, फिर धर्म की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। तो धर्म में क्या बात करते हैं, देखिए किसी भी रिलीजन की डिमांड्स क्या क्या होती है, ध्यान से देखो, किसी भी रिलीजन की डिमांड्स क्या क्या होंगी, देखो बताओ, चलो सोचो। क्या हम उस रिलीजन की डिमांड्स में रिचुअल्स की बात नहीं करते हैं? क्यों? अच्छा, उनका एक विश्वास होता है, पहले तो उनका एक विश्वास होता है अपने उसको लेकर, ठीक है। रिचुअल्स यानी पूजा की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या हम एक टेक्स्ट की बात नहीं करते, यानी लिटरेचर की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कि अच्छा, नैतिकता की बात की जा सकती है, क्योंकि रिलीजन की बात है तो वो नैतिकता की डिमांड करता है। बिल्कुल। कुछ सिंबल्स की बात करता है, तो सिंबल्स की बात की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। प्रकृति से कनेक्ट होने की बात की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। फिर धर्म की बात हो रही है, एक धर्म में आशा प्रदान करता है, बिल्कुल आशा भी प्रदान करता है। एक आध्यात्मिक, ऐसा समझ लीजिए, आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। क्या हम ये समझ पाए? समझ पाए? यानी क्या हम किसी भी रिलीजन को इतने कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? किसी भी रिलीजन को सिर्फ देखना है, अगर किसी भी सिर्फ रिलीजन को देखना है। और इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें, अगर हम इसी इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो इंडियन सोसाइटी के सारे कॉन्सेप्ट हमने अभी देखो आपके सामने लिखे हैं। फिर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर लिख दूं इंडियन सोसाइटी के सारे कॉन्सेप्ट, तो लिटरेचर है, रिलीजन है, और फिलॉसफी है, फेस्टिवल्स हैं, फूड है, रिचुअल्स हैं, लैंग्वेज है या नहीं, लैंग्वेज है, फैमिली स्ट्रक्चर्स आ जाता है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, इन सब के एस्पेक्ट्स आ रहे हैं हमारे सामने सबसे पहले। तो अगर हम पहले वैदिक समाज की मुख्य विशेषताएं देख लें, धर्म की मुख्य विशेषताएं देख लें, वैदिक धर्म की मुख्य विशेषताएं देख लें, फिर उस फिर उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में लिंक कर दें, क्या आज भी समाज में वो चीजें हैं? लिंक कर देंगे, आंसर कंप्लीट। तो आंसर्स पे आते हैं, देखो ध्यान से। अगर हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, हम सारे डायमेंशंस देखते हैं, और ये है मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी, ठीक। वैदिक समाज की मुख्य विशेषताएं हमें इंडियन समाज की भी देखनी है और वैदिक समाज की भी देखनी है, ठीक। अगर हम प्राथमिक भाषा की बात करें लिटरेचर में, किसमें? अगर हम लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर और इपिक्स के अंदर प्राथमिक भाषा की बात करें, तो वैदिक काल के दौरान धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा?
संस्कृत भाषा प्राथमिक भाषा के रूप में उपरी, संस्कृत भाषा प्राथमिक भाषा के रूप में उभरी और साहित्य की परंपरा की नींव रखी। प्राथमिक भाषा किसके, अब अगर हम इसी लिटरेचर और एपिक्स के अंदर, लिटरेचर एंड एपिक्स के अंदर मौखिक परंपराओं का उदय देखें, इमर्जेंस ऑफ ओरल ट्रेडिशन की बात करें, मौखिक परंपराओं के उदय की बात करें, तो रामायण और महाकाव्य बहुत बाद में आए, बहुत बाद में आए। लेकिन वैदिक काल के दौरान कुछ लोगों का मानना है कि मौखिक परंपराएं के रूप में हुई होगी। कहानियां और पात्रों की उत्पत्ति वैदिक काल के दौरान कैसी हुई होगी, मौखिक परंपराओं के रूप में हुई होगी। ये आपने पढ़ा है, वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है ना। लेकिन अगर हम अनुष्ठानों के स्रोत सूत्र की बात करें, अनुष्ठानों के स्रोत सूत्र के रूप में बात करें, तो क्या उनकी उचित प्रक्रियाएं जिसने उनकी सटीकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करी वैदिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए। वैदिक इन विस्तृत ग्रंथों ने इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, किसके अंदर, लिटरेचर एंड एपिक्स के अंदर। ध्यान से समझते हुए चलना, अदरवाइज पूरा ऊपर से निकल जाएगा अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी। लिटरेचर एंड एपिक्स के अंदर हमने प्राथमिक भाषा देखी तो संस्कृत की बात की गई थी वैदिक समय में। हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं, हम वैदिक सोसाइटी की मुख्य विशेषताओं पे बात कर रहे हैं, वैदिक सोसाइटी की मुख्य विशेषताओं पे बात कर रहे हैं। अगर हम वैदिक सोसाइटी की मुख्य विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो हमने उसमें लिटरेचर देखा, लिटरेचर में प्राथमिक भाषा किसको माना, संस्कृत। मौखिक परंपराओं का उदय था, हाँ उस समय था, उस समय था। अनुष्ठानों के स्रोत सूत्र की बात होती थी, बिल्कुल होती थी। अच्छा, क्या उस समय वर्ण व्यवस्था थी, क्या उस समय कास्ट सिस्टम की बात नहीं की गई, कास्ट सिस्टम की बात की गई थी। जैसे कौन, ये देखो, ब्राह्मण, उसके नीचे, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य, वैश्य के नीचे शुद्ध। ठीक है, कुछ इस तरीके का हायरार्की बनाई गई थी। तो यानी जातिगत वर्ण व्यवस्था के अंदर हमें प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। यानी इसको अगर हम ऐसे लिख लें, अर्ली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अर्ली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। क्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को वैदिक काल के दौरान विकसित होना शुरू हो गया था। इन चार में देखो डिवाइड होना शुरू हुआ, इन चार में हमको देखने को मिला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, फैमिली और किनशिप पे अगर बात करें, रिश्तेदारी पे बात करें, तो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था यानी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, यानी पिता परिवार में सब कुछ संभाल देखते थे, सारे निर्णय वही लेते थे। और बेटों से क्या अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पिता से संपत्ति में विरासत में पाए। संपत्ति कैसे विरासत में पाते थे, ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा था उस समय से शुरू। ये वैदिक फीचर्स देख रहे हैं, वैदिक सोसाइटी के फीचर्स देख रहे हैं, अभी इंडियन सोसाइटी पे नहीं है। ध्यान से सवाल बेटा पढ़ लो, वैदिक समाज की मुख्य विशेषताएं देखे ले रहे हैं, धर्म की मुख्य विशेषताएं देख लेंगे, फिर देखेंगे क्या आज भी ऐसा है, क्या आज भी भारतीय समाज में ये सारी चीजें प्रचलित है, फिर हम ये देखेंगे। ठीक है। अच्छा, संयुक्त परिवार संरचना की अगर बात करें हम, किसकी, यानी जो आज के समय में जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो माता पिता, बच्चों, अविवाहित भाई बहनों सहित एक ही छत के नीचे सब रहते थे, सब एक छत के नीचे रहते थे और सहायता साझा संसाधन करते थे। वैदिक सोसाइटी की ये भी खास बात थी, एक वैदिक सोसाइटी की खास बात थी। अच्छा, पितृवंशीय वंश था ये भी तो बात कर सकते हैं। इसको लिखते हैं हम पैट्रीलिनियल, पैट्रीलिनियल लीनियज। ठीक है, यानी गोत्र प्रणाली, पुरुष वंश के माध्यम से वंश का पता लगाने पर वंशीय प्रणाली, इसने सामाजिक पहचान और विवाह रीति रिवाजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर है, गोत्र प्रणाली की बात की जाने लगी कि पुत्र पुरुष वंश के माध्यम से वंश का पता लगाने वाली पितृवंशीय वंशावली की एक प्रणाली चली, वहीं से तो स्टार्ट हुई। कहां से, वैदिक फीचर ही तो है ये। अच्छा, अच्छा, अगर ये वैदिक फीचर है तो क्या हम मैरिज में बात नहीं कर सकते? उस समय के मैरिज पे अगर बात करें, विवाह का एक प्रकार होता था जहां एक पुरुष की एक पत्नी होती है, आमतौर पर विवाह का पसंदीदा रूप था। ठीक है, हालांकि कुछ शासकों या धनी पुरुषों ने बहुविवाह का अभ्यास किया होगा जिसमें कई पत्नियां होती थी। एक होता था अधिमान्य विवाह। कौन सा होता था, अधिमान्य विवाह। यानी विवाह के प्रकारों की अगर बात की जाए, अगर मैरिज टाइप पे बात करें,
अगर हम मैरिज टाइप पे बात करें तो ये होता था, लेकिन प्रेफरेंशियल, अगर हम प्रेफरेंशियल मैरिजेस की बात करें, विवाह संभवतः परिवारों द्वारा तय किए जाते थे, जिसमें सामाजिक स्थिति, अनुकूलता और दोनों परिवारों के लिए संभावित लाभों पर विचार किया जाता था। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर हम त्योहारों पे बात करें, ये हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पड़ गई। त्योहारों पे अगर बात करें, ये वैदिक सोसाइटी की अभी हम फीचर्स दिखा रहे हैं, आप चाहें तो अपने नोट्स से निकाल सकते हैं, अपने बुक्स से निकाल सकते हैं। त्योहारों पे अगर बात करें तो कुछ सीजनल होते थे, यानी अगर हम फेस्टिवल्स पे बात करें तो कुछ सीजनल सेलिब्रेशन होते थे। ठीक है, कुछ सीजनल त्योहार मनाए जाते थे, जैसे अश्वमेध, घोड़े की बलि, समृद्धि और प्रभुत्व के लिए राजाओं द्वारा किए जाने वाला प्रमुख अनुष्ठान था, जो सीजनल होता था। ठीक है, अगर फूड के बारे में बात करें, फूड के बारे में बात करें, अगर हम फूड के बारे में अगर बात करें तो जैसे जौ, गेहूं, वैदिक सोसाइटी में गेहूं, दाल, मुख्य पदार्थ में जौ, गेहूं, दाल, ये चीजें शामिल थी उनके। और मांस का सेवन सीमित था, विशेष अवसरों के लिए आरक्षित हो सकता था। ठीक है, ठीक है। ये ये किसका है? ये वैदिक सोसाइटी का पॉइंट है। वैदिक सोसाइटी मेन क्या था? गेहूं, जौ, दाल और डेयरी। अनुष्ठानिक भोजन की अगर हम बात करें, इसकी रिचुअलिस्टिक फूड की, अगर हम रिचुअलिस्टिक फूड की बात करें, अगर हम रिचुअलिस्टिक फूड की बात करें तो सोम जैसे हो गया, पवित्र पेय होता था। ठीक है, ये विशिष्ट वैदिक अनुष्ठानों में इसने इसकी भूमिका निभाई। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अभी भी बहुत सारी बहस जारी है। लेकिन क्या हम ये सब एक पॉइंट के रूप में अगर लेके चलें, सिर्फ अगर पॉइंट्स जो अभी तक हम निकाल रहे हैं किसके, वैदिक सोसाइटी की, हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो, वैदिक सोसाइटी के मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो मेन फीचर्स में हमने लिटरेचर इपिक्स में देखा, प्राथमिक भाषा संस्कृत, मौखिक परंपराओं का उदय हुआ, स्रोत हमने देखे। फिर उसके बाद जातिगत वर्ण व्यवस्था में कास्ट सिस्टम में देखा कि सामाजिक स्तरीकरण कैसे था, पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात की, ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर की बात करी, संयुक्त परिवार संरचना की बात करी, पितृवंशी शासन की बात करी। फिर विवाहों में हम देख रहे हैं कि विवाह का प्रकार होता है जब पुरुष की एक पत्नी होती थी, इस पे बात की गई। कहीं कहीं पे बहुविवाह देखने का प्रचलन देखने को मिला, अधिमान्य विवाह की बात की जाने लगी कि सब समझौता परिवारों द्वारा तय किए जाते थे, सामाजिक स्थिति, अनुकूलता और दोनों परिवारों के संभावित लाभों पर विचार किया जाता। फेस्टिवल्स की बात की गई तो सीजनल फेस्टिवल्स मनाए जाते थे। ये देखो, कुछ मौसमी, फिर कृषि चक्रों, अनुष्ठानों से जुड़े होते थे कुछ। फूड की बात की गई तो गेहूं, जौ, दाल, डेयरी उत्पाद शामिल। रिचुअलिस्टिक फूड की बात की गई तो सोम जैसे एक पवित्र पेय माना जाता था। लेकिन इसके लिए अभी भी डिबेट है, चल रही है, तो उस पर हम बात नहीं करते फालतू की, क्योंकि वो डिबेट है, तो उस पर जाने से मतलब सीधे अपने कंटेंट पे बात करते हैं। फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम अगर हम ड्रेसेस पे बात करें, अगर हम ड्रेसेस पे बात करें तो सरल वस्त्र, बुने हुए कपड़े, पशुओं की खाल, यानी जो बुने हुए कपड़े होते थे या जानवरों की खाल से बने वस्त्र पहनते थे। अलंकरण सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग अलग होते थे, शासक, पुजारी अधिक विस्तृत कपड़े पहनते थे। ठीक है, ये वैदिक सोसाइटी की विशेषताएं हैं जो मैं आपको थोड़ा जल्दी स्पीड में बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि यही मेन है। इनके बाद हम देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है कि शासक, पुजारी आज भी ऐसे कपड़े पहनते थे। अगर हम कला और वास्तुकला के यानी आर्ट्स की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो लकड़ी की संरचनाएं देख लो। पुरातात्विक शास्त्र दुर्लभ है, लेकिन क्योंकि नाशवान आवास लकड़ी या अन्य नाशवान सामग्रियों से बनाए गए होंगे। जैसे अ, ये क्या लिखा हुआ है, लकड़ी की संरचनाएं की अगर हम बात करें, अगर हम लकड़ी की संरचनाओं की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जितने थे वो ग्रैंड स्ट्रक्चर और तो वो पेरिसेबल मटेरियल से बनते थे, तो उस तरीके से हो गया, लकड़ी से बनते थे। नृत्य और संगीत की बात करें, ये मेन है हमारे लिए। डांस म्यूजिक की बात अगर करें तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, बात के रूपों के लिए वैदिक मंत्रोच्चार से लयबद्ध किया गया उनको भजनों के लिए। फिर भारतीय संस्कृत संगीत और नृत्य के रूपों की विकास की नींव रखी। ठीक है, भारतीय संस्कृत संगीत और नृत्य के रूपों की विकास की नींव रखी। अच्छा, अगर हम फिलोसफी की बात करते चले आ रहे हैं, अगर हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक दार्शनिक अवधारणा है, जैसे कर्म, धर्म, वैदिक काल को जड़, ये धार्मिक कर्तव्य हो गए, कारण प्रभाव का नियम, ये वैदिक काल में बहुत ज्यादा फेमस होने लगे। भारतीय दर्शन धर्म की केंद्र, देखिए ये अवधारणाएं भारतीय दर्शन और धर्म के लिए केंद्रीय बनती चली गई, ये ध्यान रखना आप। ये अभी तक हम क्या देख रहे हैं ध्यान से, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी पढ़ रहे हैं।
ये मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी के फीचर्स ही देख रहे हैं, देख लो ये वैदिक सोसाइटी के ही फीचर्स। कहाँ की पेन है भाई? ये ये हम वैदिक ये हम वैदिक सोसाइटी के ही फीचर्स देख रहे हैं। अब हम उस पर बात करते हैं वैदिक सोसाइटी में क्या वैदिक, हाँ ये क्या वैदिक सोसाइटी पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे प्रारंभिक वैदिक काल में। सरदार, नेतृत्व, जनजातियां, सीमित शक्ति थी, कबीले, परिषद, सभा। उत्तर वैदिक काल में केंद्रीय राजतंत्र की अवधारणा आई, केंद्रीय राजतंत्र की अवधारणा आई, राजन। और जब हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये पॉलिटिकल था। पॉलिटिकल में प्रारंभिक वैदिक काल में जैसे कबीले, जनजातियां, सरदार, तो उत्तर वैदिक काल में बढ़ते चले गए, केंद्रीय राजतंत्र की अवधारणा आई, राजन संभवतः विजय गठबंधनों के माध्यम से अधिक साथ शक्ति उनको मिलने लगी। इकोनॉमी की अगर हम इकोनॉमी की अगर बात करें तो पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था, जैसे मवेशी, भेड़ और बकरियां चराते थे। कृषि में जौ, गेहूं, दाल की खेती पर निर्भर होता था। बार्टर सिस्टम था उस समय। कैसा सिस्टम? बार्टर सिस्टम प्रचलित था। वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी तरीके से थी। इसमें मवेशियों को मूल्य की इकाई के रूप में उपयोग किया जाता था। मवेशी दे दो सामान ले लो, मवेशी दे दो सामान ले लो, कुछ इस तरीके से यूज किया जाता था। अब हम बात करते हैं वैदिक धर्म की विशेषताएं। अभी तक वैदिक समाज की विशेषताएं देखी, अब वैदिक धर्म की विशेषताएं। अभी तक वैदिक समाज की देखी, अब तेजी से वैदिक धर्म की विशेषताएं देखते हैं, ठीक है? क्योंकि वैदिक धर्म की विशेषताएं देखेंगे तभी हमारे पास टॉपिक्स क्लियर होंगे, क्योंकि तब हम आगे बता पाएंगे ना कि आज के समय में आधुनिक भारत में प्रचलन, तभी तो हम बता पाएंगे। ये देखिए, तभी तो हम आधुनिक भारत में प्रचलन का बता पाएंगे। जल्दी से देखो, विश्वासों को एक समूह प्रदान करना, बहुदेववादी, ठीक है? देवता, प्राकृतिक शक्तियों और जीवन पर, जैसे इंद्र, अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवता ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, ये वैदिक धर्म में बताया गया है। सिद्धांत, अनुष्ठान बोले गए, वैदिक भजन की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बहुदेववादी, ये आप ध्यान रखिए। अनुष्ठान और पूजा की अगर बात करें, देखो अगर बिलीफ्स की बात करें, जैसे ये बिलीफ्स हो गया हमारा, विश्वास है। अनुष्ठान और पूजा की बात करते हैं, जैसे ये लो, रिचुअल्स एंड वर्शिप की अगर क्या बात की गई है, रिचुअल्स एंड वर्शिप पे क्या बात की गई। जैसे पहले तो विश्वासों में बहुदेववादी थे, अनुष्ठान और पूजा में यज्ञ, बलिदान की बात करी, बलि की बात करी, केंद्रीय मंत्रों के साथ अग्नि में आहुति देना। अनुष्ठान क्यों होते थे? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। पवित्र ग्रंथ प्रदान करना, जैसे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भजन, दर्शन, अनुष्ठान, ये सब। नैतिक, जैसे कर्तव्य, धार्मिकता, हिंदू नैतिकता के लिए आधार तैयार करते हैं। नैतिक संहिताएं, इनके बारे में बात की गई। प्रतीक दिए उन्होंने, जैसे अग्नि के लिए मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ, सोम का पौधा यानी दैवी गुणों के लिए अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। प्रकृति से जुड़ने की बात की गई, प्रकृति और जीवन से जुड़े कई देवी देवता अनुष्ठानों और बलिदानों के माध्यम से प्रसन्न होते हैं, ऐसा बताया गया। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये क्या है? जैसे अनुष्ठान और पूजा की बात करी तो रिचुअल्स की बात आ गई, पवित्र ग्रंथों की बात करी तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात आ गई। ये वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता है। आप अगर वैदिक धर्म के बारे में पढ़े हैं एंशिएंट इंडिया में, तो भाई बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है थोड़ा। ये हमें एक आशा प्रदान करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। कौन? धर्म। पारिवारिक पुजारियों के साथ परिवार और कबीले के समूह अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण अनुष्ठानों और ज्ञान विशेषज्ञ के रूप में उभरे। ब्राह्मण अनुष्ठानों और ज्ञान विशेषज्ञ के रूप में। रहस्यवाद और आध्यात्मिक अनुभव की बात करें, जैसे उत्तर वैदिक काल, उपनिषद, परम वास्तविकता की बात की, ज्ञान और ध्यान पर जोर देने की बात करी। कहीं ना कहीं इन डायमेंशंस पे हमें काम करना था। अब ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये स्लाइड सिर्फ मेन कंटेंट की है, ये आंसर्स की नहीं है, ये मेन कंटेंट की है, और यही कंटेंट हमें आंसर्स में लिखना है। लेकिन हम वैदिक सोसाइटी के फीचर्स देख लिए हैं, वैदिक सोसाइटी के फीचर्स देख लिए हैं, और हमने वैदिक धर्म के भी फीचर्स, वैदिक रिलीजन के भी फीचर्स देख लिए। अब हम देखते हैं आज के समय में, ठीक है? धर्म, आज के हिंदू धर्म में वैदिक धर्म का वंशज बहुदेववादी है आज भी, और आज भी कर्मकांड है नहीं? आज भी कर्मकांड है नहीं? आज भी है। इंद्र, अग्नि, सूर्य जैसे कुछ वैदिक देवताओं की पूजा आज भी की जाती है, बिल्कुल की जाती है। और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो पवित्र ग्रंथों को आध्यात्मिक पूजनीय बताया गया, आज भी इनको पूजनीय बताया। त्योहारों की बात करें, अगर त्योहारों की, होली जैसे त्योहार वैदिक काल में ही शुरू हो गए थे, और दिवाली भी, क्लियर है, मनाया जा रहा। खाद्य पदार्थों की अगर बात करें तो भारतीय व्यंजन मुख्य पदार्थ बने हुए, हालांकि आहार में विविधता आ चुकी है, ये हम बता सकते हैं। अनुष्ठानों की बात करें
वैदिक यज्ञों को यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अग्नि अनुष्ठान यज्ञ विविधताओं के साथ आयोजित किए जाते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट। अनुष्ठान आज भी किए जा रहे हैं। अगर हम भाषा की बात करें, दैनिक संचार के लिए संस्कृत का उपयोग किया जाता था। उस समय संस्कृत का उपयोग किया जाता था। तो कर्नाटक के मत्तूर गांव दैनिक संचार के लिए संस्कृत का उपयोग आज भी करता है। पारिवारिक संरचना की बात करें, एकल परिवार आज अधिक होते जा रहे हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक प्रभाव अभी भी है। एकल, देखो पहले ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन अब एकल परिवार देखने को मिला है, लेकिन पितृसत्तात्मकता अभी भी देखने को। और राजनीतिक संगठन की बात करें तो लोग ग्राम सभा, विकेंद्रीकृत शासन आज भी है। और भारतीय सरकार की भूमिका में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवधारणा बनी हुई। आज भी भारतीय सरकार की भूमिका में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवधारणा आज भी बनी हुई है। ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन कंटेंट की रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले वैदिक सोसाइटी के बारे में बात करनी थी, फिर रिलीजन की बात करनी थी, तब उसको आज भी इंडियन सोसाइटी में प्रचलित है ये दिखाना। तो हमने पहले देखो वैदिक सोसाइटी की बात करी, वैदिक सोसाइटी के फीचर्स पे बात करी, फिर वैदिक सोसाइटी के फीचर्स के बाद हमने वैदिक धर्म के फीचर्स की बात करी, फिर उसको आज के उसमें लिंक करके बता दिया। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।